बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम शार्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे पार्ट 1 फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नोन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर वन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बताना है। अब देखिए, ये हमारे पास कोई बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, दैट इज़ दी सर्कुलर पाथ। ये सर्कल है और इसकी दोनों वेलोसिटी होती हैं स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी भी जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, और दूसरी इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी। अब देखिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये टेंजेंट लाइन आपको ड्रा करना पड़ेगी, और टेंजेंट लाइन इसको कहते हैं जिसका रेडियस के साथ एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो ये डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी की, जिसे आप लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। अब डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन आप ड्रा करके, तो ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? एंगुलर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन होती है। यानी अगर बॉडी इस तरफ रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप ये कहेंगे कि दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का तलक टेंजेंट लाइन के साथ है और एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है लास्ट पार्ट में कि इफ़ रेडियस ऑफ नॉन व्हील, यानी व्हील है उसका रेडियस नॉन है, तो एक वेलोसिटी अगर गिवन हो तो दूसरी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम ये रिलेशन अप्लाई करके v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस साइड में आप ये भी मैंशन करें v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखिए, v और r गिवन हो तो आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ओमेगा और r गिवन हो तो आप v की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ मैंशन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंटीपिटल फोर्स एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। अब स्टूडेंट्स, यही को बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और सेंटीपिटल फोर्स क्या है? सेंटीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। यानी ऐसी फोर्स है जो बॉडी को कंपेल करती है टू मूव इन अ सर्कल, उसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होता है। अब सुनो, उसने ये कहा है कि वाइड मस्ट बी फर्निश्ड। ये क्यों जरूरी है? टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्टिव टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो इसको ये सेंटीपिटल फोर्स क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स? अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बॉडी को अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहता है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक ऐसी फोर्स मसलसल उस बॉडी पे एक्ट करनी चाहिए दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एवरी इंस्टेंट। यानी जो हर लम्हे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करे, एक ऐसी फोर्स चाहिए, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहेंगे, एंड दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। एंड नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव अनदर important question number 3, and it is very very important question। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपने डिफाइन करना है, एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, और आपने इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। अब फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप ये कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
Moment of inertia is the product of two things. One is the mass of the particle and the other is square of the distance from the axis of rotation और पिवट पॉइंट, और इसे हम आर स्केयर कहते हैं. यानी एम आर स्केयर जो है ये क्वांटिटी एम आर स्केयर दैट इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे और इसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं. तो आई इज इक्वल टू एम आर स्केयर. अब इसका यूनिट आप यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं. मैथ का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? किलोग्राम. आर डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? एम स्केयर. सो किलोग्राम मीटर स्केयर जो है दैट इज इट्स एस आई यूनिट. अब ऐसा यूनिट है, ये आपने चीज़ जहन में रखनी है. दैट इज़ दी ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर स्केयर. अब इसकी डायमेंशंस को आप यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर दी डायमेंशंस. अब इसकी डायमेंशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? मैस की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एम. आर डिस्टेंस है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? एम एल स्केयर. तो यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? एम एल स्केयर. एम एल स्केयर ये चीज़. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसकी सिग्निफिकेंस पे. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब सिग्निफिकेंस को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, गौर से देखिएगा स्टूडेंट. सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, इट मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट प्लेज द सेम रोल, इट प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन, प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज mass in angular motion as mass in linear motion. mass in linear motion. सो इसमें क्या चीज़ें मैंशन है? देखिए मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है एंगुलर मोशन में जो मैस का किस में है? लीनियर मोशन में. अब देखिए लीनियर मोशन के लिए स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं एफ इज इक्वल टू एम में. सेकंड लॉ मोशन ये लीनियर मोशन के लिए अप्लाई होता है. एफ इज इक्वल टू एम में लीनियर मोशन के लिए. लेकिन अगर यही एंगुलर मोशन हो तो हमने ये रिलेशन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि टाक इज इक्वल टू आई अल्फा. ये एंगुलर मोशन के लिए. अब देखिए मैस की जगह पे क्या आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज मैस इन linear motion. So it's very important question. I mean question number 3. Now come to another question. I mean question number 4. अच्छा question number 4 पे आ जाएं. question number 4 क्या है? question number 4. अब देखिए question number 4 में mentioned है जी कि what is meant by angular momentum and explain law of conservation of angular momentum. अब दो चीज़ें इसमें स्टूडेंट्स आपने बतानी हैं. एक तो एंगुलर मोमेंटम को आपने डिफाइन करना है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को आपने बताना है. अब देखिए एंगुलर मोमेंटम की दो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. एक तो डेफिनेशन ये है फिजिकल डेफिनेशन में कि एंगुलर मोमेंटम जो है इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स एंगुलर पोजीशन. व्हेन अ बॉडी चेंजेस एंगुलर पोजीशन, अगर कंटिन्यूस बेसिस पे एंगुलर पोजीशन बॉडी चेंज करता है तो देन वी कैन से द बॉडी पोजेसेस एंगुलर मोमेंटम. और सेकंड इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. So I mean it is the vector product of position vector and linear momentum. L is equal to, it is the vector product of position vector and linear momentum. और इसलिए इसे हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं. यानी एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं. ये चीज़ आपने स्टूडेंट्स याद रखनी है. इट्स अदर नेम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम. सो दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आ जाएं. ये इसका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन इट. यानी एक्सटर्नल टार्क की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए? ये 0 के बराबर होनी चाहिए. यानी इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट्स ऑन इट द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. और आपको ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये है कि I1 ओमेगा 1
is equal to I to omega 2. So that is the angular momentum remains constant if no external torque acts on it. And now we have another question. Question number 5. So this is another very important question. So it's a very very important question. इस वजह से कोई ऐसा पेपर नहीं है पार्ट 1 का जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, तो इसलिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझना। इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। ये चीज़ आपने बताना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है एम वी आर के। सेम डायग्राम मैं ड्रा कर रहा हूँ जो अभी मैंने पिछले पेज पे ड्रा की है। ये बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है, और मैंने बताया था अभी कि ये इसका सेंटर है। इस जगह पे आप टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, ये वी है इस जगह पे, और यही डायरेक्शन है लीनियर मोमेंटम की, और इनके दरमियान एंगल आप देख रहे हैं दैट इज़ 90 डिग्री। अब सुना सा आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि वो बॉडी मूविंग इन ऑर्बिट इट मस्ट पोजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में आप ये मेंशन करते हैं कि एल ओ इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी इट इज़ दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। अब इस क्रॉस को रिमूव करते हैं तो मैग्नीट्यूड पे आ जाएं, तो मैग्नीट्यूड में क्या बनेगा आर पी साइन थीटा। लेकिन आप देख रहे हैं कि थीटा आर और पी के दरमियान एंगल है। देखें ये लीनियर वेलोसिटी ये लीनियर मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे ये आर है और इनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री को इंसर्ट करते हैं तो आर पी साइन 90 आ गया। अब साइन 90 क्योंकि 1 होता है तो यहाँ से ये 1 आ गया, आर पी इंटू 1, सो दैट इज़ आर पी। लेकिन आपको पता है कि पी किसके बराबर होता है एम वी के, तो यहाँ से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये एम वी यहाँ पे लगा दें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, ये एम वी आर के बराबर होता है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। यानी इसका मतलब ये है कि आपने वो मिनिमम वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट करनी है सैटेलाइट के वाले से दैट ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स इन दैट केस जब भी सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करती है तो इसमें सेंटीपिटल फोर्स जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिखते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर होती है जितना वेट होता है, और वेट कितना होता है जी एम जी के। अब यहाँ से आप इसको इससे रिमूव कर दें तो यहाँ से आ गया वी स्क्वायर ओवर आर। सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने ये याद रखना है वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी। अब वी स्क्वायर को आप इधर रखें तो ये बन गया जी जी आर, और वी की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो जी आर स्क्वायर रूट आ गया। देखें ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू जी आर। अब मैं वैल्यू यहाँ पे लगाने लगा हूँ, g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू लगाएं 6.4 इंटू 10⁶, और यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज़ दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻³ मीन 1000 मीटर, और 1000 मीटर का मतलब होता है क्या होता है जी किलोमीटर। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दैट इज़ दी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज़ द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। नो कम टू अनदर वन, वी आर द क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर। 7 में लिखा हुआ है जी स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस। पहले नंबर पे एंगुलर मोमेंटम है और दूसरे नंबर पे एंगुलर वेलोसिटी है।
अब एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है स्टूडेंट्स। अब एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अब एंगुलर मोमेंटम की आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे आपने सर्कल में भी देखा था कि इस सेंटर पे हमारे पास आर है, ये आर है रेडियस, ये सेंटर था, ये इसका पिवट पॉइंट है, और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सिस था लीनियर मोमेंटम का, पी जिसे आप बोलते हैं, और ये एक्सिस है और यहाँ पे थीटा। अब हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि इसमें एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, यानी ये प्लेन जिसमें आर और पी लाई करते हैं इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड पी, आर और पी के परपेंडिकुलर होगी, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। इस डायरेक्शन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब राइट हैंड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे? हम लेते हैं जी, जैसे कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव करता है तो स्टूडेंट्स इसमें दो ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी। एक तो ये कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने क्या करना है कि कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर ये इधर रोटेट कर रहा है तो थंब जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर ये इधर मूव करता है इस सेंड पे तो देन इसका जो थंब है, थंब स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में डायरेक्शन जो है इसकी डाउनवर्ड होगी। तो राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट में वी हैव अनदर वन इज देयर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंशनड है जी, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। Use your explanation to point out why objects appear weightless under certain circumstances. अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, जी के। यानी इफ द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी देन द बॉडी इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग, उसे हम फ्रीली फॉलिंग कहेंगे। अब इसमें आपने ये भी याद रखना है, सो देयरफॉर अ सैटेलाइट इज ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द एक्सेलरेशन g, हेंस द सैटेलाइट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। इसे हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि सैटेलाइट जो है दैट इज ऑलवेज फॉलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और आपने ये भी ज़हन में रखना है कि इसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, तो इसलिए इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे हैव टू बी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन इज हियर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि व्हेन मड फ्लाइज हो, ये भी स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। When mud flies off the tire of moving bicycle, in what direction does it fly? मड की बात हो रही है, ये मूविंग बाइसिकल, ये बाइसिकल का टायर है स्टूडेंट्स। अब आपने ये बताना है कि मड जब फ्लाई ऑफ होगा तो किस डायरेक्शन में ये फ्लाई ऑफ होगा। तो आपने ये याद रखना है कि मड फ्लाइज ऑफ इन अ डायरेक्शन टेजेंट टू द टायर, ये इसकी टेजेंट डायरेक्शन, टेजेंट टू द टायर में मड फ्लाई ऑफ होगा और ये इस डायरेक्शन में फ्लाई होगा। यानी ये तो पता चल गया इन डायरेक्शन टेजेंट टू द टायर, डायरेक्शन टेजेंट
टू द टायर, टेजेंट टू द टायर। अब हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है कि टेजेंट टू द टायर क्यों फ्लाई ऑफ होगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मड जो है वो इससे स्टिक क्यों हुआ है, टायर के साथ स्टिक क्यों हुआ है। स्टूडेंट्स, टायर की सरफेस डिफरेंट है, इसके मालिक्यूल्स डिफरेंट है और मड के डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंट सरफेसेस या डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है इसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ADHIV, एडहेसिव फोर्स। अब इसका मतलब यह है कि एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड्स अननेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब सेंटीपिटल फोर्स हम जानते हैं कि FC बराबर होती है mv²/r के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप v को बढ़ाते हैं, अब देखिए अगर आप चाहते हो कि टायर के साथ मड जो है वो फ्लाई ऑफ हो जाए जल्दी, तो यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग। क्या करना पड़ेगा? जस्ट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बाइसिकल। अब बाइसिकल की स्पीड को बढ़ा दें, बाइसिकल की स्पीड बढ़ेगी, सेंटीपिटल फोर्स बढ़ेगी, लेकिन इसका जो ओरिजिन है एडहेसिव फोर्स वो सेम है। तो इसका मतलब यह है कि सेंटीपिटल फोर्स सक्सीड्स द एडहेसिव फोर्स एंड दैट इज द पॉइंट वेयर मड फ्लाइज ऑफ, और मड फ्लाइज ऑफ इन अ डायरेक्शन टेजेंट टू द टायर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, अ डिस्क एंड हू starts moving down from the top of the inclined plane at the same time, which one will be moving faster on reaching the ground? So that's another important question. आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये चीज़ पूछी गई है कि हुप और डिस्क। स्टूडेंट्स, हुप क्या है? रिंग की तरह होता है जो अंदर से खाली होता है, और डिस्क क्या है? सीडी डिस्क जो अंदर से फिल्ड होती है। कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर ये दोनों पड़े हुए हैं, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर ये दोनों पड़े हुए हैं, डिस्क भी और हुप भी। ये डिस्क है और ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़े। पूछा ये गया है कि इनमें से पहले बॉटम पे कौन आएगा। अब सिंपल सी बात है, पहले बॉटम पे वही आएगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और हम ऑलरेडी आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ द हुप की जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, ये बराबर है जी v = gh²। ये हम ऑलरेडी फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, और डिस्क के लिए फार्मूला ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं कि v बराबर होता है 4/3² इंटू gh²। 4/3² को अगर आप सॉल्व करें तो 1.15 होता है, ये gh² बन गया। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हुप, कि डिस्क की जो वेलोसिटी है ये हुप से क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए डिस्क रीचेज द बॉटम अर्लियर देन हुप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, इट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। अब स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने आर्टिकल पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसमें हमने ये कहा था कि L1 = L2, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, इसे I1 ω1 कहता है और ये I2 ω2 होता है। और उसमें हमने ये पूरी डिटेल के साथ बताया था कि द डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशंस जस्ट टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, just to conserve the angular momentum। अब इसमें आपको पता है कि डाइवर जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो स्टूडेंट्स इसके आर्म्स और लेग जो हैं वो फुली स्ट्रेच पोजीशन में होते हैं, यहाँ पूरी डिटेल के साथ पढ़ा, और उसमें रेडियस ज़्यादा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि L = I ω, और I किसके बराबर होता है? L/ω के। सो I एंड ω दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब यह है कि I की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी, और ओमेगा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ओमेगा इज स्मॉलर, ओमेगा स्मॉलर होगा।
वाइल इज मूविंग डाउनवर्ड, जब वो डाउनवर्ड आता है ये अपवर्ड जाने के लिए, और जब डाउनवर्ड आता है तो डाउनवर्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड में उसकी जो पोजीशन है ये क्लोज टक पोजीशन होती है। क्लोज टक पोजीशन से मुराद ये है कि हिज आर्म्स एंड लेग्स दे आर इन फोल्डिंग पोजीशन। अब जब फोल्डिंग पोजीशन में है तो इसमें आर की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और जब आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी, आई स्मॉलर हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आई स्मॉलर ओमेगा ग्रेटर। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में, फर्स्ट केस में आई ग्रेटर ओमेगा स्मॉलर, और उसके बाद आई स्मॉलर ओमेगा ग्रेटर। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व होगा। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट नेक्स्ट में डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही आसान है, और उसमें आपने ये याद रखना है कि एंगुलर पोजीशन किसकी ज़्यादा होगी, जो फोल्डिंग पोजीशन में है। तो डायग्राम बी में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और डायग्राम में ए में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कम होगी, क्योंकि उसने आर्म स्ट्रेच किया हो। वी हैव द लास्ट क्वेश्चन इज देयर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 13 इज another very important question. Explain how many minimum number of geostationary satellites are required for global coverage of TV transmission. तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वन geostationary satellites cover 120 degree of longitude. एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये स्टूडेंट्स 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो कवर करती है। और टोटल एंगल्स कितने होते हैं जियो सर्कल में, टोटल एंगल्स कितने होते हैं 360। अब 360 को अगर आप 120 पे डिवाइड कर दें, आंसर इज 3। सो आई मीन 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स are required for global coverage of TV transmission. ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि 3 जियोस्टेशन सैटेलाइट्स दे रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। यानी एक जियोस्टेशन सैटेलाइट 120 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कवर करती है, तो 360 टोटल एंगल इन सर्कल, 360 डिवाइडेड बाय 120 यू गेट आंसर 3। सो 3 जियोस्टेशन सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। सो इन दैट वे द शॉर्ट क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। Thank you very much.